बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ एक्विटीज अजय त्यागी जी। अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि मार्केट वो 17,000 लेवल के आसपास है और 18-19 टाइम्स वैल्यूएशंस के आसपास है, क्या इन वैल्यूएशंस पे आपकी आपका म्यूचुअल फंड बुलिश है या आपका म्यूचुअल फंड फिलहाल न्यूट्रल है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर काफी अनसर्टेनिटी है? नीरज जी नमस्कार। देखिए, आपने जिस तरह से बोला, आंकड़े दिए 18 टाइम्स और 19 टाइम्स वैल्यूएशन, ये अपने आप में करीबन 15 से 20% एवरेज स्तरों के ऊपर है। हमारा एवरेज स्तर अगर हम पिछले 15 साल का आकलन करें तो करीबन 16 टाइम्स है प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे, और जैसा कि आपने कहा फिलहाल हम 18 या 19 के करीब हैं। तो खाली इन आंकड़ों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हमारे में वो बहुत ज्यादा भरोसा मार्केट की दिशा को लेके अगले 3 से 6 महीने का अगर मैं समय सीमा रखूं तो उसके बारे में नहीं है। वैश्विक स्तर पे भी जिस तरह से जो चल रहा है, यूएस के अंदर जो बैंक्स में कमजोरी देखी गई है, जिस तरह से कई बैंक्स में कोलैप्स देखा गया है, तो माहौल कहीं ना कहीं बहुत कॉशियस है, जिसकी वजह से मार्केट्स का एक्साइटेड रहना आने वाले कुछ महीनों में मैं समझता हूं स्वाभाविक नहीं है। वैल्यूएशंस अपने आप में एक चीज दर्शा रहे हैं कि इस वक्त मार्केट को या तो कंसोलिडेट या फिर एक करेक्शन देखना कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 12 महीनों में हम कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर सीमित रहे हैं, अगले 6 से 12 महीनों में भी हमें ऐसा लगता है कि हम एक रेंज के अंदर ही सीमित रहेंगे। और जिस तरह से अर्निंग्स थोड़ा आगे जाके बढ़ेंगी, वही अपने आप प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल को नीचे लेके आएंगी, और जहां पे हम 16 टाइम्स के आसपास पहुंचे, वहां पे हमारा थोड़ा सा विश्वास, भरोसा, कॉन्फिडेंस मार्केट की दिशा के बारे में बढ़ेगा। जी। त्यागी जी, ये जैसे मैंने लास्ट 15 दिनों में एक एक जेफरीज ब्रोकरेज का एक नोट था, शायद मॉर्गन स्टैनली का नोट था, और आज सवेरे सीएलएसए का नोट आया कि भाई उनका एक बुल बेयर इंडिकेटर जो है वो दिखा रहा है कि ये इतना बेरिश हो गया है। उन्होंने कुछ 90% बताया कि बेरिश है सेंटिमेंट, और उन्होंने बताया कि 9 में से 10 बार पिछली बार जब ये हुआ था तो यहाँ से मार्केट ने एक रैली दिखी थी। तो मैं समझना चाहूंगा कि अगर ये फेड डिसीजन ठीक ठाक होता है, अगर बाकी सब आरबीआई इतनी बेरिश नहीं होती है, तो क्या एक टैक्टिकल पुलबैक की संभावना है या आपके हिसाब से फिर भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी करेक्शन की है? नीरज, देखिए, हम हमेशा ये दर्शकों को और हमारे निवेशकों को ये बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट के बारे में कुछ कहना बहुत ही एक मुश्किल चीज है। और मैं समझता हूं कि जैसे आपने बोला 9 से 10 बार इस आंकड़ों ने बोला है कि मार्केट ने बुलिश सिग्नल दिया है, हमारा ये अनुभव रहा है 9 में से 10 बार आप मार्केट की दिशा के बारे में आकलन करें और आप गलत साबित होते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। जरूर कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट टर्म में बहुत मार्केट ओवरसोल्ड है, तो जैसा कि कई बार देखा गया है, मार्केट एक शॉर्ट टर्म रैली दे देती है। लेकिन अगर थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं, 12 महीने की बात करें, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि वैल्यूएशंस को अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नजदीक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप एक सही मायनों में रैली की बात करते हैं, जिससे कि बाजार, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, 60,000 से उठ के एक बहुत अच्छे ऊपर वाले स्तर पे पहुंचे, उसके लिए अनिवार्य है कि हमारी वैल्यूएशंस का स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होना। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1 साल के लिए हमें तो ऐसा लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रहेगा, रेंज के अंदर रहेगा। अगर आप मुझे 3 साल की समय सीमा दें, तो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। जो यूएस और यूरोप में हो रहा है, उसका कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बाजारों पे आ सकता है, क्योंकि रिस्क ऑफ जिसको हम कहते हैं, वो शायद देखने को मिले विदेशी निवेशकों के अंदर, उनका रवैया थोड़ा सा शायद कॉशियस रहे। लेकिन 1 साल की समय सीमा के बियॉन्ड हमारे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो हावी हो जाएंगे, और उसके चलते कहीं ना कहीं मेरा विश्वास मार्केट की डायरेक्शन की तरफ 3 साल के समय सीमा में बहुत पॉजिटिव है। जी। जी, त्यागी जी, एक एक सवाल जो शायद आपके व्यू को सहमति भी दे। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको एक अर्निंग्स रिस्क लगता है? काफी लोगों ने कहा है कि अ, एक प्रोबेबिलिटी है कि FY 24 के अर्निंग्स जो अभी
स्ट्रीट मान के चल रही है कि 16 से 17% ग्रोथ होगी, वो शायद स्केल डाउन हो जाए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के करीब-करीब से 10-11%। जी। तो क्या वो ऑलरेडी बेक्ड इन है या उसकी वजह से और वीकनेस आने की संभावना है? बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी। इनफैक्ट जो आपने आंकड़े शुरुआत में ही रखे थे सामने 19 टाइम्स, उस 19 टाइम्स में 15-16% ग्रोथ बेक्ड इन है। तो हम 15-16% ग्रोथ फिलहाल तो मान के चल रहे हैं और उसी के चलते हमारे ये वैल्यूएशन 19 गुना है। अगर आप इसको मार्क डाउन कर दीजिए 15-16% ग्रोथ की जगह अगर ग्रोथ केवल 11% आती है तो कहीं न कहीं अ, ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल थोड़ा और बढ़ जाएगा और इसी के चलते जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा हमारा कहीं न कहीं व्यू ये बन रहा है कि फिलहाल तो मार्केट अगले 3-6 महीने में कंसोलिडेट ही करेगा। हमको हमारी वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ा जिसे आप कह सकते हैं कि एक जिस जिस लेवल पे बहुत भरोसा बनता है, जिस लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उस लेवल से कहीं न कहीं 10 से 15% ऊपर है। ओके। अजय जी, आपने मुझे पहले बताया था कि आपके यहाँ पे हर एक फंड मैनेजर अपने फंड्स के इंडिविजुअल कॉल्स लेता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आप हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं, क्योंकि लग रहा है कि शायद मार्केट में गिरावट की संभावना हो, आपका व्यू इतना बुलिश नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडरवेट हैं? वो कौन से थोड़े सेक्टर्स होंगे, जहाँ पे आपका पोज़ीशनिंग या तो है ही नहीं, या तो एकदम मिनिमल है? जी, आई थिंक जितने भी वो सेक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं ग्लोबल इकोनॉमीज़ से कुछ लिंकेज रखते हैं, उन सब क्षेत्रों में हमारा जो है व्यू थोड़ा-सा कॉशियस है। कई फंड्स में तो ये बिल्कुल ही सेक्टर्स नहीं है और कुछ फंड्स में ये सेक्टर्स हैं बट फिर भी हम थोड़ा-सा कॉशियस हैं इन सेक्टर्स के बारे में। तो जैसा मैं कहना चाहूँगा कमोडिटी क्षेत्र पूरा, जिसके अंदर सारे मेटल्स इंक्लूडेड हैं। एनर्जी क्षेत्र जिसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं। हमारा ये मानना है कि ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा सॉफ्ट रहने वाला है, आने वाले साल 2 सालों के लिए और जब भी ग्लोबल ग्रोथ के अंदर कमज़ोरी देखी गई है, ऐसे क्षेत्र जो ग्रोथ से बहुत ज़्यादा लिंकेज रखते हैं, उनमें हमने हमेशा कमज़ोरी देखी है। तो हमारा कॉशियस व्यू थोड़ा वैश्विक स्तर पे जो एक आप कह सकते हैं कमज़ोरी देखी जा रही है, उसको लेके है। जो घरेलू क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र ज़्यादा करके हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था से लिंक्ड हैं, उनमें हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ऐसी कोई चुनौती देखने को नहीं मिल रही है जो कि अमेरिका या यूरोप के अंदर देखने को मिल रही है। तो घरेलू क्षेत्रों पे हम ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं। थोड़े से जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, उन पे हम थोड़े से आप कह सकते हैं थोड़े हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। जी। लेकिन टेक्नोलॉजी में शायद आपको लगता है कि वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा मज़बूत क्षेत्र है। सबसे पहली चीज़ देखिए, ज़्यादा करके जब भी कोई डाउनटर्न आता है, कमज़ोरी आती है, तो उसका इम्पैक्ट कमज़ोर कंपनीज़ पे हमेशा ज़्यादा पड़ता है। जिन कंपनीज़ के ऊपर डेट का एक भार होता है, उन कंपनीज़ के ऊपर कमज़ोरी हमेशा देखी जाती है। जिन कंपनीज़ की मार्जिन ऑलरेडी बहुत कमज़ोर होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आईटी क्षेत्र के अंदर कोई डेट नहीं है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहते हैं, हर साल मार्जिन इन सब की 20% के ऊपर रहती है। तो ऐसे क्षेत्र पे टेम्परेरी ज़रूर कहीं न कहीं स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्लो डाउन बहुत ही एक कम समय के लिए रहता है। ज़्यादा करके पिछले 10-20 सालों में देखा गया है कि आईटी क्षेत्र में जो स्लो डाउन देखने को मिलता है, वो मुश्किल से कुछ महीने या कुछ तिमाहियों के लिए रहता है। उसके बाद जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, द बिग कंपनीज़ इन यूएस एंड यूरोप इन आईटी क्षेत्र की कंपनियों के क्लाइंट्स हैं मिसाल के तौर पे जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो जो बड़ी-बड़ी यूएस की कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ अ, अपना ज़्यादा निवेश करती हैं टेक्नोलॉजी में क्योंकि इनका ध्यान फिर बढ़ता है मार्जिन इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की तरफ। और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का एक बहुत तगड़ा मैं कह सकता हूँ एक सोर्स है टेक्नोलॉजी अपने प्रोसेसेस में लेके आना और टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस में लाने के लिए आपको पार्टनर्स चाहिए जैसे कि हमारी आईटी क्षेत्र की कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और कई और ऐसी कंपनी। सो आईटी में कमजोरी सबसे कम समय सीमा के लिए देखी जाती है और इनफैक्ट आईटी बहुत मजबूती से उभरता है क्योंकि कंपनीज की ये सहायता करता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए। जी।
यानी जी मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स जो होंगे, उन्होंने लास्ट 1-2 साल में ये नए आईपीओज़ में काफ़ी पैसा निवेश किया होगा। सो ये जो इंटरनेट सेक्टर कंपनीज़ हैं, ज़ोमैटो हुआ, पेटीएम हुआ, वगैरह, 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 इनमें काफ़ी प्राइस डिस्ट्रक्शन हमने देखा है। आपके राय से क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्च्युनिटी देखी जा सकती है या अभी भी पिक्चर थोड़ा फज़ी है? नीरज जी बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट हम हमेशा इस चीज़ को डेलिबरेट करते हैं और पिछले 6 महीनों में खासकर जब से ये गिरावट देखी गई है, हम डेलिबरेट कर रहे हैं। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बोलूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इन सब कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल अभी भी स्थिर और स्थायी नहीं हुआ है। इनमें से कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमें बहुत पसंद है, हमें लगता है कि उनकी मैनेजमेंट भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उनके बिज़नेस मॉडल भी हमको समझ में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ जाके सँभलेंगे, इनकी मार्जिन्स 5% रहने वाली हैं या 10% रहने वाली हैं, तो कहीं न कहीं अ, कुछ ना कुछ अभी उठा-पटक इनके बिज़नेस मॉडल्स में चल रही है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि देखिए इस उठा-पटक के चलते निवेशकों को इनके ऊपर ध्यान रखना नहीं चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए। साथ में मैं ये भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये 50% गिरी हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है इन्हें बाय करने का। मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर आपको बिज़नेस मॉडल समझ में आ रहा है, तो आप हमारी अप्रोच कम से कम यही है कि आप एक छोटा एक्सपोज़र फिलहाल बनाइए। इन बिज़नेसेस को आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 2 सालों में और गंभीरता से समझिए और जब आपकी समझ और पकड़ बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी, तभी आप इनके अंदर अपना निवेश एक अच्छे खासे लेवल तक बढ़ाइएगा। फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच और मॉडल को समझने की कोशिश और प्रयास मुझे लगता है निवेशकों का रहना चाहिए। त्याग जी, अगर आपके पास 1 मिनट और हो तो एक आखिरी सवाल है। जी। ये इसी को लगते हुए हमारे साथ 2-3 दिन पहले कई मार्केट दिग्गज जुड़े थे। उसमें से एक भाई साहब ने बताया कि अ, अभी तक ये कंपनीज़ प्राइस टू सेल्स के हिसाब से वैल्यू की जा रही थी। अब ये कंपनीज़ बोल रही हैं कि हम तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे जा रहे हैं और उनका मानना है कि भई ये तो एक्चुअली और भी बुरा है क्योंकि प्राइस टू सेल्स पे उनको एक्स वैल्यूएशन मिल रही थी और अभी वो जो भी दर पे है वहाँ पे है। अगर उनको प्रॉफिटेबिलिटी पे वैल्यू करने लगे तो यहाँ से दाम और काफ़ी गिरने चाहिए अगर उनको नॉर्मल कंपनीज़ के हिसाब से वैल्यू करें तो। मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि जब मसलन कि अगर 1 साल में ये कंपनीज़ प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएँ, तो आप उनको वैल्यू किस हिसाब से करेंगे? और उसको ध्यान में रखते हुए, क्या ये कंपनीज़ पे डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है या अपसाइड पॉसिबिलिटी है? बहुत बढ़िया सवाल है नीरज। इनफैक्ट इनफैक्ट आपने मुझे कहीं न कहीं थोड़ा पुश किया है वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को इस डिस्कशन में लाने के लिए। देखिए अपने आप में जो ऑब्जर्वेशन आपके किसी और पैनलिस्ट ने आपके सामने रखी, मैं उसको नकारूँगा नहीं, उसको गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए फॉरगेट वैल्यूएशन फॉर अ मिनट, उसके ऊपर मैं 1 मिनट में आऊँगा। अगर कंपनी सही दिशा में जा रही है, अगर कंपनी अपने सेल्स पे ना फ़ोकस करते हुए एंड सेल्स एट एनी प्राइस और एनी प्रॉफिट पे ना फ़ोकस करते हुए फ़ोकस कर रही है कि देखिए अब हमें प्रॉफिट्स लेके आने हैं, दिखाने हैं, हमें प्रॉफिटेबल बनना है और इस प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करना है। पहली चीज़ ये है कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं रादर देन नेगेटिव, नंबर 1। नंबर 2 देखिए मैंने आपसे आपके पिछले प्रश्न के सवाल में यही बोला था कि फिलहाल हमारे को जो एक मुश्किल और असमंजस है वो ये है कि इनके प्रॉफिट लेवल्स कहाँ जाके स्टेबलाइज़ होंगे? 4% पे होंगे, 8 पे होंगे, 10 पे होंगे, ये हमें फिलहाल नहीं पता। अगर अगले साल ये प्रॉफिट्स दिखाते हैं और इनके प्रॉफिट मार्जिन केवल 3% है और आप उस 3% पे अपना वैल्यूएशन करते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि देखिए फिर तो ये बहुत महँगे दिखाई देंगे। लेकिन क्या आपका मानना ये है कि ये 3% पे जाके रुक जाएँगे? या फिर ये आने वाले 3-4 सालों में इस 3% को 8% पे लेके जाएँगे? और अगर 8% स्थायी दर है प्रॉफिट का, तो आपको उन्हें 8% पे वैल्यूएशन देनी है, ना कि 3% पे। सो कहीं न कहीं वैल्यूएशन कैन नॉट बी फिक्सेटेड कि देखिए जो मुझे हाल-फिलहाल में दिख रहा है, मैं तो वही मान के चलूँगा। द आर्ट पार्ट ऑफ वैल्यूएशन फाइनेंस को बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है, थोड़ा साइंस है, थोड़ा आर्ट है। द आर्ट पार्ट ऑफ वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट इज़ कि आप ये सोचें कि अगले 3 साल में जाके कहाँ पे ये स्टेबलाइज़ हो सकता है। वो प्रश्न हमारे लिए भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हमारे सामने नहीं है। लेकिन मैं किसी कंपनी को पेनलाइज़ नहीं करूँगा, अपना नज़रिया नेगेटिव नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। मैं उस कंपनी को सपोर्ट करूँगा और एक पॉजिटिव व्यू रखूँगा
क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। जी। दर्शक ये समझें कि अगर यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ इक्विटीज अभी कह रहे हैं कि पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है, तो आप अगर इन कंपनीज में निवेश कर रहे हैं तो आप एक्चुअली फंड ले रहे हैं, ना कि निवेश कर रहे हैं, अनलेस आपने उसको पूरा रिसर्च किया है। अगर ना किया हो तो मे बी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करें इन कंपनीज में। थोड़े फंड्स होंगे जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते होंगे, शायद उनका सहारा ले, ना कि फंड करें। प्लीज इसको ध्यान में रखें। त्यागी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपसे आगे बात करने का मौका मिलता रहे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए।